सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पे। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के साइंस से रिलेटेड है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो वीडियो को साथ लास्ट तक देखिएगा। इसमें से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कवर हो जाएंगे। साथ में अगर आपकी थ्योरी अच्छे से तैयार हो गई तो भाई साहब आपके चाहे लघुत्तरी क्वेश्चन हो, चाहे अतिलघुत्तरी हो, या फिर आपके बहुविकल्पी हों, तो सभी के सभी टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे साथियों। ठीक है, तो यहाँ ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखते थे सारणी, मूल, कृषि क्रियाएं और प्रयुक्त उपकरण। तो यहाँ पर हो जाएगा कृषि कार्य और प्रयुक्त उपकरण, यानी मिट्टी की तैयारी, यानी बीज बोने योग्य भूमि तैयार करना किससे किया जाता है। सबसे पहले जोतना, यानी बीज बोने के लायक जो भूमि तैयार की जाती है वो पहले तो जोती जाती है, फिर उसको समतल कर किया जाता है, यानी कि मतलब पाटा जो लगाया जाता है। ठीक है, और उसके बाद खाद देना होता है। ठीक है, तो ये होती हैं बेसिकली भूमि की क्रिया। मिट्टी को तैयार करना बोने से पहले या कोई कृषि लगाने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि भूमि की जुताई करते हैं, उसको जोतते हैं, उसके बाद समतल भी करते हैं, उसको पाटा भी लगाते हैं। ठीक है, लकड़ी या लोहे की सहायता से। उसके बाद उसमें खाद भी हम डालते हैं। अब यहाँ पर बात हो गई, यानी हल लकड़ी का या फिर लोहे का, हैरो समझ रहे हो ना आप लोग, हैरो कल्टीवेटर आप लोग जानते हो, और कल्टीवेटर भी हो जाएगा। उसके बाद सुहागा या पटेला, लकड़ी का या लोहे का। पटेला मतलब जो पाटा लगाते हैं हम लोग, यानी समतल करने के लिए। अभी जैसे ये यहाँ पर जो ये जुताई हो रही है, देख सकते हैं ना आप लोग, ये जुताई जो हो रही है। अब यहाँ पर खेत आप लोग जैसे थोड़ा सा नाली टाइप में बना हुआ है। अब इसको बराबर करने के लिए क्या करते हैं, ट्रैक्टर के पीछे आप लोगों ने देखा होगा कि पाटा लगाते हैं, जिसे देहाती भाषा में सरावन वगैरह भी कहते हैं। ठीक है, तो उससे पाटा लगाया जाता है, उससे समतल किया जाता है भूमि को। ठीक है, बोने योग्य बनाया जाता है। अब यहाँ पर सेकंड नंबर हमारा जाता है बीज बोना। बीज बोना एक तो आपकी हाथ से बीज बोई जाती है और एक ड्रिल मशीन के द्वारा भी बोई जाती है। तो ड्रिल मशीन में आपको अभी आगे दिखाऊंगा कि किस तरह की ड्रिल मशीन होती है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा कि उर्वरक डालना। उर्वरक का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग, उर्वरक डालना, खाद उर्वरक ये सब डालना। उसके बाद सीड ड्रिल, डिम्बर और प्लांटर आदि हाथों से या ड्रिल के द्वारा। ठीक है, उर्वरक हम ड्रिल के द्वारा भी डाल सकते हैं, सीडी के द्वारा भी डाल सकते हैं, डिप्लम में भी डाल सकते हैं, और अपने हाथों के द्वारा भी डाल सकते हैं, उसको छिड़क सकते हैं। सिंचाई में क्या होता है, चमके थैले, राहट पहले गाँव में चलते थे, रहट। ठीक है, डोंगले भी चलती थी। डोंगले मतलब जल की टोकरी होती थी, दो साइड में लोग पकड़ लेते थे, और उससे क्या होता था, आप लोगों ने देखा होगा, बाहुबली 2 में मूवी देखी होगी। यहाँ पर जब क्या करते हैं, 2 ताड़ के वृक्ष रहते हैं बहुत बड़े बड़े, उनसे रस्सी बांधते हैं, और रस्सी बांधने के बाद वहाँ पर एक डोंगली बांधी होती है। समझ रहे हैं ना लोग, डोंगले बंधे होती हैं, और उससे जो बाहुबली होते हैं वो उसको खींचते हैं, एक तरफ वो खींचते हैं, एक तरफ उनके बच्चे छोटे छोटे खींचते हैं, और उसी में पानी भर के और पानी दूसरी तरफ लाया जाता है। तो वही होता है बेसिकली हमारा डोंगली, लेकिन यहाँ पर पेड़ों के साथ बांधा जाता है, और वहाँ पर क्या होता है, छोटे छोटे मनुष्य दो आपस में होके और उससे सिंचाई की जाती है। ठीक है, समझ गए ना, वही है डोंगली साथियों। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है निराई। निराई क्या होता है, खुरपी के द्वारा भी किया जाता है, हैरो या हो के द्वारा भी किया जाता है। हो के द्वारा भी इसकी जो होती है निराई हो जाती है। उसके बाद फसल संरक्षण के लिए क्या करते हैं, पीट को कीटनाशक दवाओं का छिड़काव भी करते हैं, हाथ से या मशीन से या फुट स्पेयर से, यानी पैर से मशीन को चला करके, नए पेप्सियर या वायु के द्वारा, यानी वायुयान हेलीकॉप्टर के द्वारा भी किया जाता है। उसके बाद फसल कटाई भी होती है दराती से ही, समझ ना, हंसिया जिसे कहते हैं, दराती जिसे हंसिया कहते हैं, और हार्वेस्टर द्वारा। हार्वेस्टर भी होता है हाथ से, और उसके पीठ पे लगा लिया जाता है, और आगे डंडे की तरह हिलाते चले जाते हैं, और उससे फसल जो होती है वो कटती चली जाती है। उसके बाद गहराई होती है, गहाई पशुओं से, थ्रेशर से या फिर कंबाइन से। यानी गहाई का मतलब होता है ना काटना फसल को। जैसे गेहूँ हमने काट लिया, ये जो इधर गेहूँ है या फिर धान है जो हमने काट लिया, काटने के बाद हम क्या करते हैं, थ्रेशर में काटते हैं उसको, जिससे दाने उसके निकल आते हैं अलग। तो यही हो जाएगा हमारा। उसके बाद हमारा और कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो पशुओं से माड़ी जाती हैं। माड़ी मतलब पशुओं से या बैलों को उनके ऊपर चलाया जाता है, और जिससे क्या होता है, उनके दाने निकल आते हैं। उसके बाद फटकने का मतलब क्या होता है, जब बीज हमारा निकल के आ जाता है तो वहाँ पर फटका जाता है। ठीक है, चाहे छाछ से फटका जाता है या फिर मशीन के द्वारा फटका जाता है। उसके बाद भंडारण होता है उसका। भंडारण में क्या होता है, छाछ या फटकना मतलब मशीन के द्वारा, जैसे कि एक पंखा होता है मशीन के द्वारा, यानी उससे क्या होता है, भूसे को अलग कर दिया जाता है उड़ा के, और अपना जो बीज वगैरह होता है उसको एक तरफ कर लिया जाता है। उसके बाद भंडारण होता है लकड़ी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, धातु के बर्तन में, अनाज, स्लीस या खत्ती जिसे कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना।
तो अब यहाँ पर ये हो गया बेसिकली जुताई का यंत्र, और ये हो जाएगी जो हाथ में लिए हुए हैं ये दराती लिए हुए हैं हंसिया, जिससे क्या हो रही है फसलों की कटाई हो रही है, और इधर खेत की हो रही है जुताई। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट हो जाएगा हमारा एक तरह और हम मशीनों से भी अपनी जुताइयाँ कर सकते हैं, जैसा कि ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर के पीछे कल्टीवेटर के बांध के, और इधर अपना बैलों से हो गया, बैलों में जो ये होता है जो जिससे जोतते हैं हम लोग, इसको कहते हैं जोंठ। ठीक है, क्या कहते हैं? जोंठ कहते हैं। अब हम उपर्युक्त कृषि क्रियाओं का विस्तार से क्रमबद्ध रूप में अध्ययन करेंगे। यानी सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे मृदा, यानी मृदा पृथ्वी की ऊपरी परत होती है जो कि पौधे को उगने के लिए प्राकृतिक माध्यम प्रदान करती है, और मृदा विभिन्न प्रकार की होती है, यानी विभिन्न फसलों के लिए विभिन्न प्रकार के मृदाएं और पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जैसा कि मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया भी था। मृदा पौधों की जड़ों को स्थिर कर उनकी वृद्धि के लिए जल, खनिज, लवण प्रदान करती है। साथ ही मृदा उपस्थित जीवाणु, कवक और केंचुए आदि का जीवांश बनाने में सहायक होते हैं, जो कि मृदा में जल, खनिज, लवण व वायु के आवागमन को सरल बनाए रखें। ठीक है, क्लियर हो गया ना। अब केचुए क्या होते हैं? केचुए का सबसे बड़ा योगदान ये होता है कि ये धरती में छेद करते हैं। ठीक है, फसल में छेद करते हैं, जहाँ तक हमको फसल मिलती है वहाँ तक ये छेद करते हैं। क्यों छेद करते हैं? अब छेद करने का सबसे बड़ा कारण है कि अंदर तक खनिज लवण भी पहुँच जाते हैं, और जल भी अंदर पहुँच जाता है, और वायु भी अंदर तक पहुँच जाती है उन्हीं छेद के माध्यम से। अब यहाँ पर बात आती है यहाँ पर साथियों की बुआई के लिए मिट्टी यानी मृदा तैयार करना, यानी पृथ्वी की उपस्थिति बिना जोती गई मिट्टी फसल के लिए उपयोगी नहीं होती है, इसलिए बीजों की बुआई के लिए तैयार किया जाता है। मिट्टी को फसल के अनुरूप 3 प्रकार तैयार किया जाता है। सबसे पहले क्या आता है? हल या जुताई चलाकर या फिर जुताई करके। ठीक है, यानी ऐसी विधि में जिसमें मिट्टी को बीजों की बुआई के लिए ढीला और उलट पलट किया जाता है तथा मिलाया जाता है, हल चलाना या जुताई कहलाती है। उसके बाद बात आती है यहाँ पर साथियों हमारी बात नेक्स्ट आती है निकल के कि छोटे खेतों की जुताई हल द्वारा बैलों से की जाती है। लकड़ी इसलिए क्या होता है? लकड़ी का या फिर लोहे का बना होता है। ठीक है, और गांव में इसको तिफरा के नाम से भी जानते हैं। और बड़े खेतों की जुताई ट्रैक्टर से की जाती है। और ट्रैक्टर ऐसा मोटर वाहन जिसमें भारी टायर होते हैं और जिससे कृषि मशीनों जैसे हल, ड्रिल आदि को खींच सकता है। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद हमारा दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि जुताई के लाभ क्या होते हैं। यानी जुताई के लाभ हम लोग देख लेते हैं कि जुताई के लाभ क्या होते हैं। तो जुताई से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है, उलट पलट तथा मिश्रित हो जाती है। उसके बाद भुरभुरी मिट्टी में खाद तथा उर्वरक आसानी से एक समान मिल जाते हैं, और भुरभुरी मिट्टी में हवादार होती है तथा जड़ों की अधिक वृद्धि करती है। क्लियर हो गया ना। यहाँ पर किसान बैलों से कृषि को जोतता हुआ, और यहाँ पर भी किसान बैलों से कृषि को जोतता हुआ। अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जो नालियाँ बन जाती हैं, नालियाँ जो हमारी बेसिकली यहाँ पर जो फार चल रहा है, या कह लीजिए आप लोग, ठीक है, तो ये जो चल रहा है यानी नालियाँ बनाता चलता है, खेत को जुताई के लिए नालियाँ बनाता हुआ चलता है। अब जब नालियाँ बन जाती है तो इसको बराबर करने के लिए एक पाटा लेते हैं, या फिर जिसे गाँव में शरावन भी कहते हैं, और उस पाटा से क्या करते हैं? इसको हम लोग बराबर कर लेते हैं। बराबर करके यानी बीज बो के इसको बराबर कर लेते हैं। तो किसान बैलों द्वारा हल चलाते हुए यहाँ पर दिखाया गया। यहाँ पर आपको थोड़ा सच्चा नहीं दिखाया गया, तो इस वजह से मैंने इधर आपको दिखा दिया। क्लियर, यहाँ पर इधर मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पर साथियों नेक्स्ट हमारा निकल के आता है। ठीक है साथियों, नेक्स्ट यहाँ पर हमारा निकल के आता है, यानी 4th नंबर पॉइंट निकल के आता है कि जुताई सूक्ष्म जीवों तथा केंचुओं की वृद्धि करती है। ठीक है, वृद्धि की सहायता करती है, और ये किसान के मित्र भी हैं। ये क्या हैं? किसान के मित्र। किसे कहा गया है? केंचुए को कहा गया। जी हाँ दोस्तों, किसको कहा गया है? केंचुए को कहा गया है। केंचुए को क्या कहा गया है? किसान का मित्र कहा गया है। ये क्या करते हैं? मिट्टी को उलट पुलट करके भुरभुरी बनाते हैं। ये मरने के बाद भी किसान की सेवा करते हैं, यानी क्योंकि इनमें या इनके अपघटित शरीर जीवाश्म ह्यूमस के निर्माण में योगदान देते हैं। 5वां नंबर हो जाएगा, जुताई से मिट्टी हवादार बनती है, और जुताई में खरपतवार यानी अवांछित जो पौधे होते हैं वो उखड़ जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। और 7 नंबर पॉइंट हमारा हो जाएगा कि हानिकारक कीट जो कि मिट्टी में छिपे हुए होते हैं ऊपर आ जाते हैं, और पशु पक्षी जो होते हैं इनको पकड़ ले जाते हैं। यानी कहने का मतलब है जो मिट्टी के अंदर बैठे हैं, ठीक है, जो मिट्टी के अंदर बैठे हैं, यानी आप सिंपल सा आप बात समझ लीजिए, मिट्टी के अंदर जैसे दीमक बैठा होता है, तो दीमक बेसिकली अगर जब खेत की जुताई हो जाएगी, जब खेत की बेसिकली यहाँ पर जुताई हो जाएगी, तो जितने भी नीचे बैठे होंगे दीमक हो गए, ठीक है, दीमक हो गए और बाकी और कीट होते हैं, तो ये जो होते हैं बेसिकली ऊपर आ जाते हैं, और ऊपर जैसे ही आते हैं और तुरंत क्या होता है कि इनको पशु पक्षी या पक्षी जो होते हैं वे इनका भोजन अपना बना लेते हैं, इनको ग्रहण कर लेते हैं। उसके बाद मिट्टी का पाटन, पाटन मतलब बराबर करना, यानी सुहागा या पटेला द्वारा मिट्टी के बड़े बड़े ढीले या ढेलों
को छोटे सूक्ष्म छिद्रित मिट्टी में बदलने की क्रिया को पाटन कहते हैं। यदि मिट्टी बहुत, साथियों यहाँ पर बात आती है कि यदि मिट्टी बहुत सूखी होती है तो जुताई करने पर मिट्टी के बड़े बड़े सूखे ढेले निकलते हैं। इन ढेलों को सुहागा या पटेला द्वारा तोड़ा जाता है और मिट्टी का पाटन इसे समतल बनाता है, जो कि सिंचाई के लिए आवश्यक है। जब पाटन बराबर हो जाएगा तब क्या होगा, मिट्टी आराम से बराबर हो जाएगी, जिससे पानी हमारा जो सिंचाई में भी आवश्यकता होगी। ठीक है, पानी रुकेगा नहीं, आराम से चलता चला जाएगा। उसके बाद सुहागा लकड़ी के पट्टे से बॉक्स या लोहे की परत से बनाया जाता है और इसे ट्रैक्टर से जोड़कर बैलों द्वारा किया जाता है। ट्रैक्टर से जोड़कर या फिर बैलों द्वारा भी खींचा जाता है। तो यहाँ पर बेसिकली बराबर की बात आती है। यहाँ पर आप लोगों ने ये देखा होगा, इसका नाम है रोडोवेटर। ठीक है, रोटावेटर कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रोटावेटर इसको कहते हैं। रोटावेटर में क्या होता है, साथ साथ जुताई भी होती चली जाती है, साथ में इसमें पाटा भी लगता हुआ चला जाता है। यानी ये जो पीछे आपको दिख रहा है, ये पाटा लगाता है और इधर नीचे इसके होते हैं फार होते हैं, जिससे जुताई होती है और पाटा भी लगता चला जाता है, बराबर भी खेत होता चला जाता है। क्लियर हो गया ना? क्लियर हो गया। अब यहाँ पर बात आती है कि मिट्टी के पाटन से लाभ क्या होता है। यानी पाटन मिट्टी के बड़े बड़े लीलों को बारीकी मिट्टी में बदलकर खेत की सतह को समतल बना देता है। सेकंड नंबर हो जाएगा, पाटन की गई मिट्टी वायु द्वारा या पानी द्वारा आसानी से नहीं बनाई जा सकती है। और थर्ड नंबर हो जाएगा कि इसके द्वारा सिंचाई एक साथ हो जाती है और वायु तथा जल द्वारा होने वाले भूमि के कटाव को रोकने में सहायता देती है। सी नंबर हमारा हो जाएगा, मिट्टी में खाद देना। ठीक है, मिट्टी में खाद देना यानी खेत की मिट्टी की उर्वरता को सुधारने के लिए खाद मिलाना या खाद देना कहलाता है। अब यहाँ पर बात आती है खाद तथा उर्वरक में अंतर क्या होती है। यानी सिंपल से आप समझ लीजिए खाद क्या होती है और उर्वरक क्या होती है। पहले इसको पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर आपको समझाते हैं। यानी आप जानते हैं कि मिट्टी में जीव एवं निर्जीव दोनों होते हैं और हमारी मिट्टी कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों से मिलकर बनी होती है। इसमें अपघटित पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव इनके अपशिष्ट पदार्थ कार्बनिक पदार्थ के रूप में होते हैं और इन सूक्ष्म जीवों में से बहुत से जीव अपघटक के रूप में कार्य करते हैं और मृत पत्तों, जंतुओं के अवशेष, अपशिष्ट पदार्थ, मल मूत्र आदि को अपघटित करके साधारण कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन तथा अन्य तत्व होते हैं। और अपघटित उत्पाद मिट्टी में कार्बनिक अवयवों की मात्रा बढ़ाते हैं और मिट्टी की उर्वरता को सुधार कर किसानों की सहायता करते हैं। इस प्रकार सूक्ष्म जीव मूल्यवान मिट्टी को सुधारने तथा संरक्षित करने में अपना सहयोग कई तरीकों से देते हैं। उसके बाद हो जाएगा हमारा, कल्पना कीजिए कि यदि मिट्टी में लगातार फसलें उगाई जाएं तो क्या होगा। इसमें उर्वरा शक्ति जो होती है वो कम हो जाएगी और प्रत्येक फसल मिट्टी में उपस्थित कुछ पोषकों को अवशोषित करती है। और इस प्रकार यदि मिट्टी के इन पोषकों की पूर्ति ना की जाए तो मिट्टी बंजर अर्थात ऊसर हो जाएगी और पौधे की वृद्धि के अयोग्य हो जाएगी। और इसलिए मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के लिए इसमें खाद या उर्वरक मिला जाने चाहिए। और मिट्टी में उर्वरा शक्ति यानी उर्वरक मिट्टी तैयार करने के लिए मिट्टी तैयार करते समय बोआई यानी बोआई के समय और फसल पकने से पूर्व निराई के बाद भी डाले जा सकते हैं। उर्वरक दो प्रकार के होते हैं, जैविक एवं रासायनिक उर्वरक। और जैविक उर्वरक को खाद तथा रासायनिक उर्वरक को कृत्रिम उर्वरक भी कहते हैं। यानी इन दोनों का विवरण आगे दिया जा रहा है। अब साथियों यहाँ पर बात आती है हमारी कि उर्वरक क्या होती है, खाद क्या होती है। यानी उर्वरक होती हैं वो जो रासायनिक होती हैं, ठीक है, रासायनिक होती हैं जो बनाई जाती हैं। और जो हमारी खाद होती है वो क्या होती है, गोबर की खाद हो गई, जैविक खाद हो गई, आजकल मिल रही है, बहुत ज़्यादा मिल रही है, ठीक है, जैविक खाद। और यही हमारी जो खाद होती है सबसे बेटर होती है। हमारी उर्वरक जो है वो आज मिट्टी को नष्ट किए जा रही है, ठीक है, यूरिया हो जाता है इसमें, डाया भी आ जाता है, DAP, NPK ये सब आ जाता है इसमें। और जो हमारी जैविक खाद होती है बेसिकली कूड़े से बनाई जाती है या फिर आप कह लीजिए मल मूत्र या फिर गाय भैंस के गोबर से बनाई जाती है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। तो ये जो हमारी होती है बहुत ही अच्छी खाद होती है और जो उर्वरक होते हैं हमारे बहुत ही हानिकारक होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि जैविक उर्वरक क्या होते हैं, यानी ह्यूमस। सबसे पहले ह्यूमस आ जाता था। ह्यूमस का चित्र ये आप सभी को देखने को मिल रहा है, ह्यूमस, ठीक है, ये ह्यूमस है।
यहाँ पर ह्यूमस होता है कि मिट्टी के ऊपरी काली परत कार्बनिक पदार्थ की होती है, जिसमें आंशिक या पूर्ण रूप से अपघटित पौधे तथा जंतुओं के अवशेष और अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, जिन्हें ह्यूमस कहते हैं। तो आपको काला काला दिख रहा होगा, ठीक है, जैसे कि हाथ में लिए हुए यहाँ पर काला काला आपको दिख रहा होगा, तो ये क्या है, बेसिकली ह्यूमस है, ठीक है। यानी ऊपरी परत है, काली परत है, कार्बनिक पदार्थ है, यानी इनमें जंतुओं के और पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। उसके बाद हमारा आता है खाद। खाद क्या होता है, प्राकृतिक उर्वरक, यानी खाद एक अपघटित कार्बनिक पदार्थ है जिसे सब्जियों, पौधों तथा जंतुओं के व्यय पदार्थों जैसे गोबर, मूत्र, मल तथा इसी प्रकार के कार्बनिक अपशिष्ट से अपघटन द्वारा बनाया जाता है। और कार्बनिक खाद पोषकों से युक्त होती है। किसान मिट्टी में इन्हें सीधे रूप में मिलाते हैं या इसे कंपोस्ट में बदल कर डालते हैं। उसके बाद फार्म यार्ड क्या होता है, यानी गाय, भैंस, घोड़े, बकरी या आप कह लीजिए पशुओं के गोबर फार्म में व्यय पदार्थों, मृत पत्तों तथा शाखाओं आदि के आंशिक रूप से सड़ने पर बनती है। और इन पदार्थों को एक गड्ढे में यानी 4 से 5 मास के लिए रख देते हैं, जो कि गड्ढा होना चाहिए 4 से 5 फुट गहराई होनी चाहिए गड्ढे की, जो कि भूरे रंग के पदार्थ में बदल जाता है और इसे भूरी खाद भी कहते हैं, यानी फार्म यार्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारा हो जाएगा कि हरी खाद क्या होती है साथियों। हरी खाद हमारी होती है यानी एक शीघ्र वृद्धि करने के लिए ग्रंथिका युक्त उगाई जाती है, ग्रंथिका युक्त उगाई जाती है। और इन फसलों के पौधे जब लगभग 40 से 50 सेंटीमीटर के हो जाते हैं, तो इस अवस्था में पहुंचने के लिए फसल अधिक से अधिक 2 मास लेती है। तब इसकी खड़ी फसल पर हल चलाकर अच्छी तरह मिट्टी में दबा देते हैं या इनको नष्ट कर देते हैं। और मिट्टी में ये पौधे अपघटित होकर ह्यूमस में बदल जाते हैं, जो कि ऊपर मैंने आपको बताया था ना कि कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, अपशिष्ट पदार्थ यानी अवशेष होते हैं किसके, पौधों के और जंतुओं के। तो यहाँ पर हरी खाद में सिर्फ पौधों के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, दबा दे जाते हैं, ये ह्यूमिक में बदल जाते हैं। और ये भूमि के अंदर नाइट्रोजन यौगिकों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। इनमें फलीदार फसलें आती हैं जैसे लोबिया, सनई, बरसीम, चना, मूंग और मटर आदि को हरी खाद के रूप में उगाया जाता है। और सबसे ज़्यादा अगर हरी खाद के रूप में उगाया जाता है वो होता है ढैंचा, ठीक है, ढैंचा नाम दिया जाता है। और इसका जो नाम है वो भी ढैंचा ही है। अब ये मत सोचना कि इसको गांव में कहा जाता है, इसका नाम ढैंचा ही है। और सनई भी आता है इसी के, यानी ढैंचा क्या होता है, बिल्कुल अरहर की तरह होता है, बिल्कुल अरहर की तरह होता है पौधा, और उससे सबसे अधिक हरी खाद मिलती है। तो ये आप लोग देख रहे हैं ना, हरी खाद हो गई। और इसको हम क्या करते हैं कि इसका क्या नाम है, कल्टीवेटर नहीं इसका, चलिए ठीक है, कोई भी नाम होगा। तो यहाँ पर उससे क्या करते हैं हम लोग, कल्टीवेटर या फिर इसको हम क्या करते हैं, इसमें जुताई कर देते हैं, ठीक है, इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, जुताई कर देते हैं। और क्या होता है कि ये जो हरी खाद होती है मिट्टी में दब जाती है और सड़ के और क्या बन जाती है, ह्यूमस बन जाती है, ठीक है, क्या बन जाती है, ह्यूमस बन जाती है। और ये बेसिकली है, अब मुझे नाम इस टाइम नहीं याद आ रहा है। इसमें तवे होते हैं और तवे क्या होता है, ट्रेन के पटरी की तरह एकदम ट्रेन के पहिए की तरफ तवे होते हैं और ये भी खोदते हुए चलते हैं ज़मीन में, ठीक है, खोदते हुए चलते हैं ज़मीन के अंदर। उसके बाद हमारा आता है कंपोस्ट खाद आती है। कंपोस्ट खाद यानी ये पशु घर तथा रसोई घर के अपशिष्ट पदार्थों से बनाई जाती है। कंपोस्ट खाद बनाने के लिए सभी पौधे तथा पशुओं के अपशिष्ट पदार्थों को भूमि में खोदे गए गड्ढे में डाल देते हैं और गड्ढे को मिट्टी से या फिर पत्तों से इससे ढक दिया जाता है, ताकि इसे वायु तथा प्रकाश से 4 से मास तक बचाया जा सके। यानी इसमें ना तो 4 से 6 महीने तक कोई वायु जा पाए, ना ही सूर्य का प्रकाश जा पाए। और गड्ढे में सूक्ष्मजीवी किण्वन या अपघटन करके इसे पोषक पदार्थों में बदल देते हैं, जो कि पौधों के लिए अति उत्तम होता है। पौधों के लिए क्या होता है साथियों, अति उत्तम होता है। क्लियर हो गया ना, तो इतना आपका टॉपिक क्लियर हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट स्क्रीन लेना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, तो इसको शॉर्ट स्क्रीन लेके जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है, शॉर्ट स्क्रीन आप जल्दी से ले सकते हैं इसका। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका मुझे नाम याद आ गया, इसको कहते हैं हैरो कहते हैं, ठीक है, हैरो कहते हैं, इसको कहते हैं हैरो कहते हैं, इसको जो ये जुताई वाला यंत्र है इसको हैरो कहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाती है साथियों, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है कि मिट्टी में खाद देने के लाभ क्या होते हैं। यानी मिट्टी अपने खोई हुई भौतिक रचना को दोबारा प्राप्त कर लेती है खाद देने पर, और मिट्टी अपनी खोई हुई उर्वरता पोषक तत्वों को दोबारा प्राप्त कर लेती है, और मिट्टी में ह्यूमस तथा सूक्ष्म यौगिकों या जैविकों की मात्रा अधिक हो जाती है। सेकंड नंबर हमारा हो जाएगा रासायनिक अथवा कृत्रिम उर्वरक।
यहाँ पर मैंने आपको बताया था जैविक उर्वरक, उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका रासायनिक अथवा कृत्रिम उर्वरक। तो उर्वरक यानी फर्टिलाइजर्स जो होते हैं रासायनिक यौगिकों के रासायनिक या कृत्रिम मिश्रण होते हैं, जिनमें क्या होता है, जिनमें साथियों नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम की मात्रा अधिक होती है। ये कारखानों में बनाए जाते हैं, ये कारखानों में बनाए जाते हैं। उर्वरकों का भंडारण आसान है और इसको उपयोग करना भी आसान है, और इसको उपयोग करना भी आसान होता है क्योंकि ये पैकेट और थैलों में उपलब्ध होते हैं। ये साथियों कहाँ उपलब्ध होते हैं? पैकेट में उपलब्ध होते हैं या फिर थैलों में उपलब्ध होते हैं। उसके बाद आता है रासायनिक आधार। रासायनिक आधार पर उर्वरकों के निम्नलिखित 3 वर्ग हैं। पहला हो जाएगा नाइट्रोजनी उर्वरक, उसके बाद फास्फोरस उर्वरक और पोटास यानी NPK जिसे कहते हैं, यानी NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इसके नाम। NPK कभी कभी बोरी में आप लोगों ने देखा होगा कि NPK लिखा होता है। NPK कितने % है, यानी N बराबर कितने % है, P बराबर कितने % है और K बराबर कितने % है। नाइट्रोजन इसमें कितनी है, फास्फोरस कितनी है और पोटास कितनी है, ये दिया रहता है। ठीक है, तो नाइट्रोजनी उर्वरक जैसे यूरिया हो जाएगा, फास्फोरस उर्वरक जैसे अमोनियम फॉस्फेट हो जाएगा और पोटास उर्वरक जैसे पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा। यानी उर्वरकों के लाभ यहाँ पर देख लेते तो पहला लाभ हो जाएगा, यानी उर्वरक पौधों के लिए पोषक से उच्च स्रोत हैं, पोषकों के उच्च स्रोत हैं और इन्हें थैलों में भंडारित किया जा सकता है, जिससे इनका भंडारण तथा परिवहन आसानी से हो सकता है। थर्ड नंबर हो जाएगा, ये आसानी से पानी में घुल जाते हैं और पौधों द्वारा अवशोषित हो जाते हैं। फोर्थ नंबर हो जाएगा, ये फसल के उत्पादन में कई गुना वृद्धि करते हैं और एक किसान अपनी फसल की उपज बढ़ाने के लिए अक्सर खाद और उर्वरकों की मिश्रित रूप का प्रयोग करता है। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया साथियों। उसके बाद यहाँ पर आता है सेकंड नंबर के मिट्टी में बीजों की बुआई। मिट्टी में बीजों की बुआई यानी खेत में फसल उपजाने के लिए बीजों को डालना बुआई कहलाता है। मिट्टी अर्थात खेत को उपरोक्त विधि द्वारा बीज बोने के लिए तैयार करने के पश्चात बीजों को बोया जाता है। खेत में बीजों को निम्न 3 विधियों द्वारा बोया जाता है। कौन कौन सी? बुआई की बिखेरना विधि यानी बीजों को खड़े होकर सीधे चलते हुए झटके के साथ फेंकने वाली विधि को क्या कहते हैं? बिखेरना विधि कहते हैं। यानी हाथ से बिखेरने पर सुहागे से यानी फिर पाटा लगा के बीजों को ढक दिया जाता है ताकि बीज व्यर्थ न जाए और कुछ गहराई तक चले जाएं, 3 से 4 सेंटीमीटर तक चले जाएं। और इस विधि से बोए जाने वाले बीज क्या होते हैं? गेहूं होते हैं, जौ, मटर, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, सरसों, ये सब क्या होते हैं? छटक कर बोए जाते हैं, यानी बिखेरना जिसे कहते हैं। बिखेरने की विधि से बुआई से हानियाँ क्या होती है? बिखेरने विधि से बुआई की हानियाँ क्या होती हैं? यानी इस विधि में बीज मिट्टी के ठीक गहराई तक नहीं जा पाते हैं और खेतों में बीज का वितरण एक समान नहीं हो पाता है। और बीजों में क्या होता है? बीजों के बीच में उपयुक्त स्थान रह जाता है और ये एक स्थान पर भी संग्रहित हो सकते हैं। यानी क्या होता है यहाँ पर कि बीज अधिक गहराई तक नहीं जा पाते हैं। सबसे बड़ी बात ये होगी, जो ऊपर हो जाएगा तो उसमें धूप लगेगी और उसका अंश हो जाएगा ख़त्म, सूख जाएगा बीज वो। उसके बाद खेत में बीज का वितरण जो होता है एक समान नहीं हो पाता है और कहीं कहीं पर ऐसा भी हो जाता है जहाँ पर एक जगह पर बीज हो जाते हैं और कहीं कहीं पर ऐसा हो जाता है कि बहुत दूर दूर बीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ये होती हैं इसकी हानियाँ और इससे फसल का उत्पादन भी कम हो जाता है। और इस विधि में बीज जो होते हैं पक्षियों द्वारा चुन लिए जाते हैं क्योंकि ये मिट्टी के ऊपरी सतह पर होते हैं। जो बीज अगर ऊपरी सतह पर हो जाता है तो जो होते हैं पक्षी होते हैं वो उनको चुन लेते हैं। ठीक है, उनको खा लेते हैं। उसके बाद हो जाएगा बुआई के लिए बीज ड्रिल। ठीक है, ड्रिल का उपयोग करना, ड्रिल मशीन का उपयोग करना जो ट्रैक्टर से चलती है। यानी बीज ड्रिल एक लंबी धातु की नली के ऊपर एक कीप होती है और बीज ड्रिल को हल के साथ जोड़ा जाता है और बीज कीप में डाले जाते हैं। बीज होते कीप में डाले जाते हैं और नली में से होकर वे हल के फाल जो होते हैं द्वारा मिट्टी जो बनाई जाती है उसी नाली में चले जाते हैं। जो आगे जैसे ये हो गया तो ये चलता चला गया, खोदता चला गया मिट्टी और यहाँ पे जो पीछे से बीज गिरता हुआ चला गया, आगे खोदता चला जाएगा और पीछे गिरता चला जाएगा। तो ये इससे फ़ायदा क्या होता है कि मिट्टी जो बीज होते हैं वो मिट्टी के भूमि तक अच्छे से अंदर तक पहुँच जाते हैं। ठीक है, फली द्वारा मिट्टी द्वारा बनाई जाती है और नाली में चले जाते हैं और आप चित्र भी देख सकते हैं। यानी इस प्रकार बीज ड्रिल द्वारा बुआई हो जाती है। क्लियर हो गया? तो ये हो जाएगा। ये जो कीप आपको दिख रही है ये कीप है, ये हाथ है।
ये कीप आपको दिख रही है, इसी कीप में डालते हैं तो कीप जो होती है इसके अंदर होती है, ठीक है, इसके अंदर भी कीप होती है। और ये तो बेसिकली पुराना चित्र, लेकिन आजकल जो मशीनें आने लगी हैं वो कुछ इस प्रकार आने लगी, जो ये नालियाँ लगी हुई हैं, पाइपें जो लगी हुई, इन्हीं की सहायता से बीज जो है वहाँ पर गिरता है, यहाँ पर हर एक तिफरे या के नीचे गिरता है, ठीक है। उसके बाद होता है कि बीज ड्रिल द्वारा बुआई के लाभ क्या होते हैं, यानी यह एक मशीन विधि है जो कम समय में मजदूरी लेती है, कम समय और मजदूरी लेती है। क्लियर हो गया। यानी बीज बोने की इस विधि में बीज मिट्टी में उचित गहराई प्राप्त करते हैं और खेत में बीजों का एक समान वितरण होता है, बीजों में उचित दूरी होती है और पौधे स्वस्थ होते हैं, बीज पक्षियों की पहुंच से बाहर होते हैं। जो बीज होते हैं पक्षियों की पहुंच से बाहर होते हैं, यानी जब वो 3 से 4 सेंटीमीटर ज़मीन के अंदर पहुंच जाएगा बीज, तब क्या होगा कि उसको पक्षी भी नहीं पा सकेंगे। उसको कौन नहीं पा सकेगा? पक्षी भी नहीं पा सकेंगे उस बीज को, और आराम से वो जम भी जाएगा। उसके बाद यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि एक समान वितरण भी होता है इससे, और उचित दूरी पर भी आता है, ठीक है, और मिट्टी की गहराई में भी पहुँच जाता है, ठीक है। दोस्तों ये थे आप सभी के बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ पूछे जा सकते हैं, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बेसिकली अभी मैं थ्योरिकल आपकी क्लास पढ़ा रहा हूँ, बड़े बड़े क्वेश्चन बता रहा हूँ, और एक साथ में आपको अति लघुत्तरी क्वेश्चन भी आपको बता दूंगा, बहुविकल्पी भी बता दूंगा, जिससे आपकी तैयारी में 4 चांद लग जाएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छी तैयारी आपकी हो जाएगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है, शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन जो है उसको भी दबाना मत भूलिएगा, ठीक है, उसको भी दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और काफ़ी सारे स्टूडेंट कहते रहते हैं कि सर हमें नोटिफिकेशन नहीं मिलता है, तो नोटिफिकेशन अगर आप बेल को ऑन करेंगे तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर चैनल पर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू। सो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर से नए नेक्स्ट वीडियो के साथ।